बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो बदनसीब बच्ची हूँ जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों से दुल्हन बनते देखा था। माँ के सुरह आंचल को मैंने अपनी कमज़ोर मुट्ठी में मजबूती से थाम रखा था, मगर ज़ालिमों ने बेदर्दी से वो आंचल मुझसे छीन लिया। आज तक उसकी ठंडक मेरे हाथों में महसूस होती है। वो दिन बड़ा ख़ास था क्योंकि उस दिन मेरी प्यारी माँ की दूसरी शादी हो रही थी। मुझे उन दिनों का एक-एक लम्हा याद है। हमारा एक प्यारा-सा घर था जिसमें हम बहन-भाई अपने वालिदैन के साए में तितलियों की तरह इधर-उधर भागा करते थे। फिर ना जाने किसकी नज़र हमारे बाग पर लगी, देखते-देखते सरसब्ज़ खुश्क और बेजान हो गई। फूल मुरझा गए और तितलियों के रंग वक्त चुरा कर ले गया। अब्बू एक आला सरकारी अफ़सर थे। हमारे घर का माहौल ख़ासा आज़ाद था। वालिद के दोस्त बेतकल्फ़ी से आया-जाया करते। ड्राइंग रूम में ताश की बाज़ी जमती, चाय का दूध चलता और सिगरेट के धुएँ से कमरा ख़ौफ़नाक मंज़र पेश करता। अब्बू की आदत थी कि जब वो दोस्तों के साथ बैठ जाते तो चाहे रात गुज़र जाए, उन्हें वक्त का एहसास न होता। हम बच्चे उनका इंतज़ार करते-करते सो जाते। अम्मी को अब्बू की ये आदत सख्त नापसंद थी और बात झगड़े तक जा पहुँचती। उस झगड़े का बस एक ही हल नज़र आता कि अब्बू अपनी उस दवाची ज़िंदगी बचाने की खातिर दोस्तों से किनारा-कशी इख्तियार कर लें। मगर उनकी खुशी तो दोस्तों की महफ़िल, ताश के खेल और चाय के दौर में थी। चनाचे वो दोस्तों को घर बुलाने के बजाय अम्मी के साथ ताश खेलने लगे। शुरू में अम्मी ने बेज़ारी ज़ाहिर की, मगर फिर साथ देने लगीं। अब अगर किसी दिन अब्बू घर ना आते तो अम्मी शिकवा करती, "कहाँ रह गए थे?" अब्बू जवाब देते, "हफ़्ते के 4 दिन तुम्हारे साथ होता हूँ, 3 दिन तो दोस्तों के साथ रहने का मुझे हक है ना। मेरे दोस्त और उनकी बीवियाँ भी तो खुश रहती हैं और तुम भी।" अम्मी ने सोचा, शौहर का एक रात भी घर से बाहर रहना मुझे गवारा नहीं। 3 दिन कैसे बर्दाश्त करूँ? फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर खुशी इसी में है तो बेहतर है वो दोस्तों के साथ घर ही में ताश खेलें। चुनांचे अम्मी ने कह दिया, आज आपसे रात को बाहर जाकर आप ताश नहीं खेलेंगे। बेशक आपके दोस्त हमारे घर आएँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। कम से कम मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि आप घर पर हैं। अब्बू खुश हो गए। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है कि तुम्हें बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने अपने चारों दोस्तों को फ़ोन किया, तुम्हारी भाभी ने इजाज़त दे दी है, अब तुम सब हमारे घर आ सकते हो। उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। रात 10 बजे के बाद अब्बू के दोस्त आ जाते, ताश की बाजी जमती, कभी शतरंज खेला जाता, मुलाजिम की ड्यूटी होती कि वक्फे-वक्फे से चाय या कॉफ़ी बनाकर पेश करें। यूँ ये महफ़िल रात 3 बजे तक जारी रहती। कुछ दिन तो अम्मी चुप रहीं, फिर उन्हें बोरियत होने लगी, नींद भी नहीं आती थी। अब्बू से कहती कि क्या करूं, जागने की आदत से पड़ गई है। वालिद ने कहा कि नींद की गोली ले लिया करो और बेफिक्र होकर सो जाया करो। नहीं नहीं, अम्मी बोली, क्या तुम मुझे नशे की आदी बनाना चाहते हो? ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। तो फिर तुम भी हमारे साथ ताश के खेल में शरीक हो जाया करो। आपके साथ? आप अकेले कहाँ होते हैं, आपके दोस्त भी तो होते हैं। तो क्या हुआ, तुम भी तो वहीं मौजूद रहोगी ना? अरे भई, वो तुम्हें भाभी कहते हो, तुम हो भी उनकी भाभी। मेरे सभी पुराने दोस्त हैं, तुम्हें जानते हैं और तुम्हारा एहतराम करते हैं। एक रोज़ रात के 12 बजे का वक्त था। अम्मी बहुत बोर हो रही थीं। अब्बू हाबका में आए तो उन्हें जागते पाया। बोले, मेरे साथ आ जाओ, आज हमारा एक पार्टनर कम है, तुम मेरी पार्टनर बन जाना। अम्मी हिचकिचाईं तो वालिद ने उन्हें बाजू से पकड़कर अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गई। अब अम्मी भी उनके साथ ताश की बाजी में शामिल हो गईं। यूँ वो रोज़ाना इस महफ़िल में शरीक होने लगीं, क्योंकि झिझक सिर्फ़ पहले दिन की होती है। एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर ऐसी बातें मामूली लगने लगती हैं। उसके बाद तो उन्हें ऐसा मज़ा आया कि रात की बेचैनी से निजात मिल गई। अब्बू से झगड़ना और कुटना छोड़ दिया। अच्छे-अच्छे लिबास पहनने लगीं। घर में भी वो हर वक़्त बनी-सवरी रहती थीं। हमें जल्दी सुलाकर अब्बू के हमरा ड्राइंग रूम में जा बैठती और ताश खेलने लगती। इस चक्कर में वो मुझे भी भूल गईं, जो आधी रात तक उनके इंतज़ार में जागती रहती थी, क्योंकि जब तक अम्मी ना आ जाती, मुझे भी नींद नहीं आती थी। जब से अम्मी महफ़िल की शम्मा बनी थी, गोया हम बच्चों पर उनकी तवज्जो कम हो गई थी। अब्बू के दोस्तों में एक अज़हर साहब भी थे, जो हमें बहुत प्यार करते थे। अम्मी उनकी हमारी तरफ तवज्जो से खुश होतीं और उनका ख़ास ख़याल रखतीं। वो अब्बू के अफ़सर भी थे, लिहाज़ा वालिद साहब उनसे दबकर रहते थे। अब ये होने लगा कि जब वालिद ऑफिस में होते, वो साहब आ जाते और कहते, भाभी, इधर से गुजर रहा था तो सोचा बच्चों को ये कलर बॉक्स और रंग देता जाऊं। कभी वो हमारे लिए फ्रूट ले आते और कहते, बैठना नहीं है, बस चाय के कप पिला दें, आपके यहाँ की चाय का जायका मुंह को लग गया है। ऐसा मज़ा कहीं और नहीं मिलता। जब से अंकल अजहर की बीवी फोत हुई थी, वो अपने घर में अकेले रहते थे। अब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। वो बच्चों के शौकीन थे, मगर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी की उनकी कोई औलाद नहीं थी।
घर में सिर्फ एक खानसामा था। वो कहते थे, "खानसामा के हाथ का खाना खाकर तंग आ गया हूँ।" अम्मी कहती, "अभी खाने का वक्त है, आप हमारे घर से खाना खाकर जाइए।" शुरू में तो वो इनकार करते, मगर फिर हर दूसरे तीसरे दिन दोपहर को आ जाते और अम्मी इस रात से खाना मेज़ पर लगा देती। इस तरह अंकल अज़हर का आना जाना मामूल बन गया। हम बच्चे उनके आने से खुश हो जाते, क्योंकि वो कभी खाली हाथ ना आते थे। मुझे चॉकलेट पसंद थी और वो गैर मुल्की चॉकलेट के डिब्बे लेकर आते, जिन्हें देखकर मेरी बाछें खिल जाती। अजीब बात ये थी कि अब्बू उनको उनके यानी अंकल अज़हर के आने की खबर होती ना, अम्मी कभी उनका ज़िक्र करती। एक दिन ना जाने किस बात पर मेरा छोटा भाई अब्बू के सामने फट पड़ा कि आपसे तो अंकल अज़हर अच्छे हैं, वो हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें लेकर आते हैं। एक आप हैं कि ना कुछ लेकर आते हैं, ना कभी कहीं घुमाने ले जाते हैं। अंकल तो कई बार मुझे और सबीना को बाहर घुमाने ले गए हैं। अब्बू ने पूछा, कब आते हैं वो? भाई ने मासूमियत से जवाब दिया, जब आप दफ्तर में होते हैं। अब्बू ने चौंक कर पूछा, मैं दफ्तर में होता हूँ तो तब क्यों आते हैं? वो खाने पर आते हैं, उनका हांसामा बीमार था, छुट्टी पर चला गया था। मेरे मासूम भाई ने अंकल अज़हर की कही हुई सारी बातें अब्बू को बता दी। अब्बू का चेहरा मुतगय्यर हो गया। अब्बू ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मी भी उनके साथ घूमने जाती हैं? हाँ, एक बार गई थी, बाजार से चीज़ें खरीदनी थी। ये सुनकर अब्बू का पारा चढ़ गया। फ़ौरन अम्मी से पूछने लगे कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ शबीना? ये क्या कह रहा है बच्चा? ये क्या मामला चल रहा है? तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? अम्मी ने बेजारी से जवाब दिया कि ये कोई ऐसी अहम बात नहीं थी कि आपको बताती। वो दिन की रोशनी में बच्चों के सामने आए थे। पास ही उनका कोई काम था तो इधर आ गए। इसमें शक की क्या बात है? आप भी अजीब शक की मिजाज रखते हैं, जो अपनी बीवी से इस लहजे में तफ्तीश कर रहे हैं। अब्बू गुस्से से बोले कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तुम्हारी ये बेराह रवि और आवारगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने दोस्त को समझाओ वो मेरी गैर मौजूदगी में क्यों आता है। अम्मी ने कहा, आप खुद क्यों नहीं मना करती? मैं कैसे मना करूँ? रोज रात को ताश खेलने आ बैठता है, दिन को आए तो मना कर दूं? क्या ये उसकी बेइज्जती नहीं होगी? वो आपका बॉस है। अब्बू दहाड़ उठे कि बकवास बंद करो और मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। बॉस है तो क्या उसको यह हक मिल गया कि मेरी बीवी से बेतकल्लुफ़ हो? जब कोई गैर मर्द शोहर की गैर मौजूदगी में बार बार आए और औरत उसे मना ना करे, तो उसका कोई मकसद होता है। किसी गैर मर्द की इतनी जरूरत नहीं हो सकती जब तक औरत खुद इजाज़त न दे, और तुम उसके लिए खाने भी तैयार करके पेश करती हो। अब अपने गुनाह को छुपाने के लिए मज़ीद बकवास ना करना, वरना जान से मार दूँगा। अब मैं भी बेफ़र गई। बकवास तो तुम कर रही हो, मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम खुद घर में ताश की महफ़िलें सजाते हो और बीवी को साथ बिठाते हो, तब तुम्हें गैरत नहीं आती? मैं भी कह सकती हूँ कि तुम तरक्की के लिए ऐसा करती हो। ये सुनकर अब्बू तैश में आ गए और अम्मी पर हाथ उठा दिया। हम बच्चों के छोटे ज़हन ये समझने से कासिर थे कि गलती किसकी है, अब्बू की या अम्मी की। ऐसा झगड़ा हमने पहले कभी नहीं देखा था। अब वो धाड़ रहे थे कि आवारा औरत निकल जा मेरे घर से। अम्मी को जैसे यही मौका चाहिए था, उन्हें हमारा हाथ पकड़ा और नाना के घर चली आई। वहां जाकर खूब रोई, अब्बू को बुरा भला कहा और इल्जाम लगाया कि उन्हें मुझे बदचलन कहकर घर से निकाल दिया है। अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। नाना परेशान हो गए, अब्बू को फोन किया मगर उनने कॉल नहीं उठाई। जब अंकल अजहर को मालूम हुआ तो वो अब्बू के पास कर समझाते हुए कहने लगे कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम्हारी बीवी मेरी भाभी नहीं, बहन जैसी है। तुम्हारे घर के करीब मेरी बेवा बहन रहती है। मैं कभी कभार उसे देखने आता हूँ, उसकी एक बच्ची है बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसी। जब उसके लिए खिलौना या चॉकलेट लाता हूँ तो तुम्हारे बच्चों को भी दे देता हूँ। इसमें शक की क्या बात है? मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। अगर तुम्हें अब भी शक है तो मैं आइंदा तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अब्बू ने वक्ती तौर पर उनकी बात मान ली। अगले दिन नाना के घर आए, अम्मी से माफ़ी मांगी और उन्हें मनाकर ले आए। मगर अम्मी का दिल साफ नहीं हुआ था। वो अक्सर छोटे छोटे बहानों पर लड़ती और अब्बू को अंकल अजहर का ताना देती। अब्बू खामोश रहते। अंकल उनके अफसर थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे, लेकिन शक की आग अंदर ही अंदर अब्बू को खा रही थी। आखिर एक दिन एक ज़बरदस्त झगड़े के बाद अम्मी दोबारा नाना के घर चली गईं। वहां से उनने अंकल अजहर को फ़ोन किया कि तुम्हारे सामने तो तारिक ठीक रहता है, मगर घर में मुझ पर जुल्म करता है। वो रोज़ मेरे किरदार पर शक करता है। मुझे अब मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं, मुझे तलाक चाहिए। अंकल अज़हर ने अम्मी को बहुत समझाया कि सब्र से काम लो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तारिक मेरा दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि उसका घर बर्बाद हो। बेहतर ये है कि तुम वापस चली जाओ। मैं तारिक का तबादला करवा देता हूँ ताकि वो इस शहर से दूर हो जाए, मगर अलैदगी की बात ना करो। उनने अब्बू का तबादला करवा दिया। अब्बू जब हम बच्चों के उदास चेहरों को देखते तो उनका दिल भर आता। आखिरकार उनने हमें फिर से गले लगा लिया। फैसला हुआ कि अब्बू पिंडी जाकर घर लेंगे, उसे सजाएंगे, फिर हमें ले जाएंगे। तब तक हम नाना के घर रहेंगे। मगर शायद ज़िंदगी को ये समझौता पसंद ना आया। वालिद साहब घर को रास्ता करके हमें लेने लाहौर आ रहे थे कि एक मोड़ पर उनकी गाड़ी का हादसा हो गया और वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए।
इंसान जब शक के शिकंजे में जकड़ जाए तो फिर दिलों की फतह के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। मेरे अब्बू ये जंग न जीत सके। अचल उनका रास्ता रोके खड़ी थी, आखिरकार रोज की ये लड़ाई तबाही ले आई और एक सुहागन बेवा जबकि बच्चे बाप के साय से महरूम हो गए। अम्मी अब रोती थी कि नाना बूढ़े और मामू अपने बच्चों में मसरूफ, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। अजहर अंकल ताजियत के लिए वो भी बहुत अफसरदा थे। बहरहाल उनके दिल के किसी गोशे में अम्मी के लिए पसंदीदगी के जज्बात मौजूद थे, मगर हमारे लिए नहीं। वो हमसे दिखावे का प्यार करते थे, बस इतना कि तकरीब कुछ तो बहरी मुलाकात चाहिए। और ना एक रोज़ उन्होंने नाना से अम्मी का हाथ मांग लिया और नाना इनकार न कर सकी, क्योंकि वह बेटी को दोबारा आबाद देखना चाहती थी। जिस रोज़ अम्मी की शादी थी हम दोनों बहन भाई बेहोश थे। बच्चे हमसे पूछ रहे थे, तुमने ये नए और खूबसूरत कपड़े क्यों पहने हैं? हमने फ़ख्र से बताया कि हमारी अम्मी की शादी है। अम्मी ने बहुत खूबसूरत जोड़ा पहना था जो अजहर अंकल लाए थे, हमारे लिए भी वही कपड़े लाए गए थे। अम्मी दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। मैं मुन्ने से कह रही थी, देखो अभी कुछ देर में बारात आएगी तो कितना मज़ा आएगा। हम नादान उस लम्हे अपने बाप की याद भी भूल गए थे। हंगामा ही इतना था, मैं खुश होकर अपनी सहेलियों को सारी तफसील बता रही थी, जैसे माँ की नहीं गुड़िया की शादी हो रही हो। एकदम जाने क्या हुआ, बारात आते ही नाना हमारे पास आए, हमें बाजू से पकड़ कर खींचते उस गाड़ी में बिठा दिए जिसमें नानी और फुप्पो बैठी हुई थी। मैं और मुन्ना चीखते रह गए, हम अम्मी के साथ जाएंगे, हमें जाने दें। मेरी सिसकियाँ घुट कर रह गई, मगर नाना को तरस न आया। नाना हमें वकील साहब के पास ले जो फुप्पो के शोहर थे। वो बिगड़ रहे थे कि बच्चों को माँ के साथ जाने दे, मगर नाना ने एक न सुनी, बस यही कहते रहे, फिलहाल इनका वहाँ जाना मेरी बेटी की आइंदा जिंदगी और खुशियों पर असर डालेगा। नाना वापस चले गए और वकील फूफा हमें अपने बाजू में भरकर अपनी गाड़ी में ले आए। उसके बाद हम फुप्पो के पास रहे। अम्मी कभी कभी हमसे मिलने आती थी, सरसरी सा पूछती, मेरे साथ चलोगे? अब मैं सयानी हो चुकी थी, जवाब देती, नहीं, आप जाएं, हम फुप्पो के पास ही रहेंगे। इतनी मुद्दत गुजर गई मगर आंसू आज तक नहीं थमे। अब वो गालों पर नजर नहीं आते, मगर मेरे दिल में कतरा कतरा घिरते रहते हैं। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मगर जाने मुझे क्या हो गया है कि लोग कहते हैं ये खुद से बातें करती है। उस पर इस पर जिन भूतों का साया है, जहाँ कहीं शहनाई की आवाज़ सुनती हूँ, शामियाने देखती हूँ या कोई भी दुल्हन नजर आ जाए, मेरा रंग जर्द पड़ जाता है, हाथों कांपने लगते हैं, मेरे मुंह से चीख निकल जाती है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। बेहोशी में दबी दबी सिसकियाँ लेती हूँ। माँ का दिल तो अपने बच्चों के लिए प्यार से भरा होता है। मैं अब तक यही सोचती हूँ कि हमारी माँ कैसी थी, जिसने अपने जिस्म पर सुर्ख जोड़ा सजाने के लिए हमारे दिलों का लहू कर दिया, और उसको ये लहू रास भी आ गया। उसके दो और बच्चे हो गए, मगर हमारी तरफ से उसके कान बहरे और आंखें अंधी हो गईं। वो हमारी सिसकियाँ न सुन सकीं, न हमारे प्यार के लिए तड़पते वजूद का कब देख सकीं। अब तक उसके कान हमारे लिए बहरे और आंखें बेदीद ही हैं। क्या वाकई मेरी माँ एक बदकिरदार और बदचलन औरत थी? क्या माएँ ऐसी होती हैं क्या?